लड़की चलती थी दिन में तो कोई गाड़ी रुकती नहीं थी। जैसे ही अंधेरा हो जाए वो गाड़ी को स्लो होना ही होना था, शीशा उतरना ही उतरना था। जिस तरह का यहाँ पे इंटरेक्शन होता है वो अपने आप में एक माइक्रोकॉस्म कह लीजिए, मिनी इंडिया कह लीजिए, वो तो है ही है। हिंदू कॉलेज हॉस्टल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं होती थी उनके साथ जिसके बारे में बात करती थी, ऑब्वियसली मेरे साथ शेयर नहीं करती, मैं छोटा था। अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि टाइम और कैरेक्टर को जोड़ना। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। आपने आज तक कैमरे के सामने के कलाकार बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन कैमरे के पीछे के भी कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो मूवीज़ को, सीरीज़ को एकदम ताबड़तोड़ बना देते हैं। मैं निहारिका हूँ और आज मेरे साथ हैं रितेश शाह सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू? वेरी गुड। हाउ डज़ इट फील कि इतने सालों बाद अपने कॉलेज आ रहे हैं एज एन एलुमनाई? वो तो हमेशा ही पर्सनल विजिट पे भी आना हमेशा अच्छा ही लगता है, और जब बाकी लोग भी आ रहे हों तो फिर तो चार चांद ही लग जाते हैं। अच्छा, जब बच्चे आते हैं कॉलेज में कुछ नया करने, कुछ नया सीखने, तब आपने सोचा था कि कभी इतने साल बाद यू विल बी हियर सिटिंग, और जब लोग आपको बुलाएंगे, स्टूडेंट्स होंगे इसी कॉलेज के जो चीख चिल्ला के आपको मिल रहे होंगे? अब सच बताऊं तो सोचा तो था लेकिन उसको आप गलतफहमी भी कह सकते हो। उस एज की एक स्पिरिट होती है, आप चाहते तो हो कि ये सब हो। वो कितना मुश्किल होगा, कितना लंबा चलेगा, कब होगा ये नहीं पता था, बट फाइनली जब हुआ तो अच्छा ही लग रहा है कि जो सोचा था वही हो गया। मगर ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अपने बारे में ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स रखना और अपने बारे में ये कॉन्फिडेंस होना कि नहीं मैं कर दिखाऊंगा। क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार ट्राई करता हूँ शायद हो जाए, बट थिंकिंग कि नहीं आई विल डू इट। नहीं, शायद का तो कोई स्कोप ही नहीं था, क्योंकि चॉइस ऑफ सब्जेक्ट भी जो थी कि इंग्लिश लिटरेचर लिया था, तो एक रफ क्या कहिए, रोड मैप कहिए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के, तो एक आइडिया था कि मैं हिंदू जाऊंगा, मैं लिटरेचर पढ़ूंगा, थिएटर करूंगा, और फिर मैं अपने आप को तैयार करूंगा मीडिया आर्ट्स के लिए। और शुरुआत बाद में नहीं हुई, यहीं से हुई। यहाँ इमीडिएटली फर्स्ट ईयर में आके हमने स्ट्रीट थिएटर करना शुरू किया, और चूँकि उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो हमसे ऑलरेडी 2 साल कम से कम सीनियर्स थे, तो इमीडिएट गाइडेंस मिलना शुरू हुई, और फिर इमीडिएट एक्सपोजर कि बाहर क्या हो रहा है, कॉलेज के बाहर किस तरह का थिएटर होता है, वो सेकेंड ईयर में ही अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आई थिंक तैयारी का पार्ट ही था, मतलब इस दरवाजे से घुसना ही वो उस प्लान का ही पार्ट था, जो इवेंचुअली कई बार नहीं भी होता तो चलो कोई बात नहीं, बट वो प्रिपरेशन और बिलीफ होना चाहिए। ट्राई कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बात है, बिकॉज आप खुद ही नहीं उतना चाह रहे हो तो मतलब ऊपर वाला भी क्या करे। अच्छा, कॉलेज वगैरह की बात होती है, कहा जाता है कि आप यहाँ आते हैं, यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है आपके आगे के आने वाले समय का, आपके फ्यूचर का, करियर का। कितना इम्पोर्टेंट रहा आपका कॉलेज आपके लिए? एक्सट्रीमली। जैसे मैं अभी जो बोल ही रहा था कि चलिए पढ़ाई लिखाई तो हमेशा हिंदू की अच्छी थी, और ख़ासकर अगर आपको आर्ट्स का आइडिया हो तो इट इज़ द नंबर 1 बॉयज़ कॉलेज इन द कंट्री। बट जो कंपनी मिलती है कॉलेज में, एक लेवल का एक्सपोजर होता है, बट पीछे एक मिनी इंडिया हुआ करता था जिसको हिंदू हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। तो एक राइटर की या किसी भी आर्टिस्ट की एक प्रिपरेशन कल्चरल लेवल पे बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब उसको अपनी मिट्टी के बारे में, सारे जो हमारे जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, चाहे वो लहजा हो, खाना पीना हो, सोच हो, किस तरह की प्रथाएं वहाँ हैं, तो वो एक्सपोजर जो इंडिया का मिला हिंदू के अंदर, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है मेरे राइटिंग करियर का। क्योंकि अगर आपने मेरी फिल्में देखी हों, अलग अलग रीजन से होती हैं, अलग अलग सोशल स्ट्रैटा के बारे में लोगों में होती है, वो एक्सपोजर मुझे नहीं मिलता। हिंदू तो एक फैक्टर है ही, बट हिंदू कॉलेज हॉस्टल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो आपने कहा कि हिंदू को मिनी इंडिया कहा जाता है, यहाँ पे अपने इलेक्शंस भी होते हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर भी होता है। सो इन ट्रू सेंस आप कह सकते हो कि एक इंडिया के अंदर एक अपना छोटा इंडिया है। डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट। और वो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो एक जिसमें डिबेट्स होते हैं, बड़े हार्ड फॉट इलेक्शंस होते थे हमारे टाइम तो, और वो भी इंडिया के इलेक्शंस को किसी न किसी तरीके से मिरर करते ही थे। तो इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म जिस तरह के वेरीड बैकग्राउंड से और अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ आते हैं, और जिस तरह का यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, वो अपने आप में एक माइक्रोकॉस्म कह लीजिए, मिनी इंडिया कह लीजिए, वो तो है ही है। अच्छा, आपकी फिल्म्स की बात करें, आपने खुद ही बताया कि आपने हर जॉनर में लिखा है, हर तरीके की फिल्म्स लिखी हैं, आपकी फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स भी रही हैं, और स्ट्रॉन्ग फीमेल ओपिनियन आपने सामने रखा है। जो सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया या जो इंसान के अंदर बस गया वो था पिंक से।
सो आई वॉन्ट टू नो द प्रोसेस, कैसे स्टार्ट हुआ और आपका इमोशनल कनेक्ट क्या रहा उस फिल्म को लेकर? किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन उस टॉपिक के उठने से पहले नहीं होती, वो पूरी लाइफ से होती है। ये मैंने पहले भी कहा होगा, जो लोग नहीं जानते, तो फ्रॉम एन अर्ली एज, लगभग क्लास 3 से मैं पला बड़ा हूँ बहुत सारी बहनों में, मतलब मामा की लड़कियाँ, घर की तरफ से मासी की लड़कियाँ, और मेरा सुनने वाला कान हमेशा ठीक रहा है। तो मैं सुनता था, तो बहुत सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं होती थी उनके साथ जिसके बारे में बात करती थी, ऑब्वियसली मेरे साथ शेयर नहीं करती, मैं छोटा था। बट धीरे धीरे जब मैं बढ़ता गया तो शेयर भी करने लगे। तो एक अर्ली एक्सपोजर था जिस सब्जेक्ट को लेके पिंक है, कंसेंट है, वो टच से लेके ही शुरू होती है। तो वो प्रिपरेशन मेरी लाइफ की ही रही। फिर दिल्ली में भी एक टाइम पे, अब मुझे पता नहीं क्या हाल है, आई डोंट थिंक इट वाज अ वुमेन फ्रेंडली सिटी, एटलीस्ट व्हेन आई केम टू दिल्ली आई डिडंट फील इट। तो यहाँ फिर लाइफ जो है, बट थैंकफुली हिंदू के अंदर आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वर वेरी वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स आवर फीमेल स्टूडेंट्स और टीचर्स। यहाँ पे उस तरह की बदतमीज़ी कह लीजिए या वाहियतपना कह लीजिए, वो था नहीं। सो इवेंचुअली जब पिंक का सब्जेक्ट कहीं और से लेके आए थे, जो डायरेक्टर कैलकाटा से आए थे, उनका जो कॉन्सेप्ट था, तो मैंने उनको बिल्कुल कहा कि मैं इस वक्त फ्री तो नहीं हूँ, बट अगर आपको कोई नहीं मिले तो मैं ज़रूर लिखूँगा, क्योंकि मैं लिखना चाहता हूँ। और वो भड़ासी है, मतलब स्क्रीन प्ले नहीं है एक्चुअली, अगर आप सोचो तो एक स्ट्रक्चर, हाँ, कि ऑडियंस उसको समझे और पसंद करे, उसके लिए कंस्ट्रक्ट होता है, बट लार्जली तो 99% तो सच्चाई ही है। एक डायलॉग है आपकी इसी फिल्म का कि घड़ी का कांटा डिसाइड करता है लड़की का कैरेक्टर, और जो मुझे लगता है बहुत हार्ड हिटिंग था और हर लड़की को फील हुआ होगा, क्योंकि कोई ऐसी लड़की नहीं होगी, भले वो अपने घर में रही हो, पीजी जैसे सेटअप में रही हो, हॉस्टल जैसे सेटअप में रही हो, उनको हमेशा एक एम्बार्गो दे दिया जाता है, इतने बजे तक आप घर आ जाएंगी, या आप इसी दिन कॉलेज के बाहर जा सकती हैं या हॉस्टल के बाहर जा सकती हैं। सो आई गेस एक जो मेरे साथ भी वो लाइन रह गई, वो यही थी कि घड़ी का कांटा आपका कैरेक्टर डिफाइन कर देता है। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि डायलॉग नहीं है, जिसको भोगा हुआ यथार्थ कहते हैं। मैंने देखा है यहाँ होते हुए कि अगर यहीं पे बाहर अगर लड़की चलती थी दिन में, तो कोई गाड़ी रुकती नहीं थी। जैसे ही अंधेरा हो जाए वो गाड़ी को स्लो होना ही होना था, शीशा उतरना ही उतरना था। तो एक ऑब्जर्वेशन है जो डायलॉग बनी, बट अदरवाइज तो फैक्ट है। एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो ऐसा होता था। बिल्कुल सही बात है। मतलब मुझे लगता है कि समय बदलता जा रहा है, हम 2024 में बैठे हुए हैं, लेकिन 2 days बैक मैं दिल्ली में रात को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ बाहर निकली हुई थी। आपको लड़की दिखेगी तो या तो उसके साथ कोई एक आदमी होगा। मैंने अकेली लड़कियां घूमते हुए नहीं देखी हैं। शहर टू शहर वेरी करता है। मुंबई कंपैरेटिवली मैंने देखा है कि रिलेटिवली लड़कियों के लिए सेफर, वर्किंग वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए सेफर है। इस तरह का अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि टाइम और कैरेक्टर को जोड़ना, वो इंटरप्रिटेशन लेकिन हमारे बहुत शहरों में है। और मज़े की बात है, वर्ल्ड ओवर है। मेलबर्न में मैं पिंक का एक स्क्रीनर लेके मैंने दिखाया था, और बात करते करते जो वहाँ की जर्नलिस्ट वगैरह थी, फीमेल ही थी सारी, तो बात करते करते मैंने बोला कि शायद आपने आइडेंटिफाई नहीं किया हो, लेकिन हमारे दिल्ली में, उन्होंने बोला नहीं, दिल्ली वेली की कोई बात नहीं, यहाँ भी सेम चीज़। एंड इट इज़ सच अ बिग थिंग कि एक जो कॉन्सेप्ट जिसे हम समझते हैं कि शायद हमारी ही कंट्री में है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखें पिंक के रिस्पॉन्सेज, मतलब लैटिन अमेरिका तक से आए हैं मुझे, जो कि आपको यहाँ पे आपके इमेजिनेशन में शायद बहुत लिबरेटेड कंट्रीज़ हैं, बट ऐसा नहीं है। एक कोलंबियन फेमस स्क्रीन राइटर है, वो भी इसका रिमेक बनाना चाहते थे। स्वीडन में इसके रिस्पॉन्सेज आए, बहुत सारी जगहों पे वर्ल्ड ओवर वो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। शायद अनफॉर्चुनेटली उसमें एक रियल एस्पेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड में वैसी चीज़ें होती हैं। और एक तरफ पिंक है तो फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन पे बीए पास जैसी फिल्म भी है, कि जो लोग शायद सोचेंगे कि किसी ने जितने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके पिंक लिखी है, वो बीए पास कैसे? बीए पास अगर आप देखें तो द रेलवे आंटी करके जो दिल्ली नौर करके एक नौर का कलेक्शन छपा था, उसमें से है। आप वो फिल्म दोबारा देखिए और सोचिए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाँ। तो वो जो सारिका है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किसी और एज ग्रुप में, किसी और सर्कमस्टेंसेस में एक औरत है। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, वो जजमेंट का लेंस उसमें नहीं है। तो मैंने जैसे कहा कि अलग अलग कहानी आपको अलग अलग तरीके से अपने आप में उतारती है। वॉट वॉज इन सारिकाज माइंड इज आई कुड नॉट फिगर आउट, तो उसके लिए वो स्क्रीन प्ले लिखना पड़ा।
which is absolutely amazing. Thank you so much. Thank you for giving your time. And I know बहुत सारे हमारे viewers जो हैं, they're a big fan of you. Thank you for doing what you're doing, because you're actually मतलब movies and especially writers और screen writers जो होते हैं, वो एक perspective दे रहे हैं, हमें सब कुछ दिखा रहे हैं जो हमारे सामने हो रहा है और शायद हम उसे ignore कर रहे हैं. बिल्कुल वही उसका काम है कि शायद हम सभी लोग दर्शक भी वही चीज़ देख रहे हैं, बट उसको कोई उतार के नहीं लाया है कैप्सूल फॉर्म में. वही सिनेमा का आई थिंक रियल पर्पस है कि जो चीज़ इग्नोर हो जाए, छोटी सी भी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, उसको किस तरह एक एंटरटेनिंग फॉर्म में आगे लाया जाए ताकि आप उसे नोटिस करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अनकट. दिस वॉज मिस्टर शाह. आपने इनकी बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं, और जाते जाते ये बता देना कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है. एंड गो एंड सब्सक्राइब टू अनकट ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स.